आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की सच्ची और दर्दनाक दास्तान है जिसकी पूरी जिंदगी एक बेबस लड़की की बद्दुआ की वजह से बर्बाद हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी मजबूर इंसान के साथ किया गया अन्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सीख देने वाली और रहस्यमयी इमोशनल कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई कहानी आपके पास वक्त पर पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। ये उन दिनों की बात है जब मुंबई शहर हर आने जाने वालों को अपने आंचल में जगह दे देता था। महंगाई आज जैसी नहीं थी। गरीब से गरीब इंसान भी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी आराम से जुटा लेता था। अब शुरू करते हैं उस रहस्यमयी इंसान की कहानी जिसने अपनी ही गलतियों की ऐसी कीमत चुकाई कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दिसंबर की एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अचानक मुझे सिगरेट पीने की इच्छा हुई। मैंने पास रखी सिगरेट की डिब्बी उठाई, लेकिन वो पूरी तरह खाली थी। सिगरेट पीने की तलब इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं धीरे से बिस्तर से उठा ताकि मेरी पत्नी, जो पूरे दिन घर के कामकाज करके थक चुकी थी और गहरी नींद में सो रही थी, उसकी नींद ना टूटे। मैंने अलमारी से अपना गर्म कोट निकाला, चप्पल हाथ में ली और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। जैसे ही मुख्य दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर गया। लेकिन सिगरेट की तलब मुझे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर चुकी थी। मुझे पता था कि इस समय सिगरेट कहाँ मिल सकती है। वो दुकान मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी। एक बार मैंने अपनी मोटरसाइकिल की तरफ देखा, लेकिन फिर सोचा कि इतनी ठंड में बाइक चलाने से ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए मैंने पैदल ही जाने का फैसला किया और सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उस समय का दौर कुछ और ही था। न चोरी, न डकैती का डर और ना ही रात में बाहर निकलने पर किसी अनहोनी की चिंता। लोग सीधे साधे और एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे। मैं घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जगह जगह फुटपाथों पर दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर, बूढ़े भिखारी और बेसहारा लोग पुराने कंबलों में लिपटे गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे किसी मुलायम बिस्तर पर आराम कर रहे हों। मैं इन्हीं सबको देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी शमशान घाट के पास पहुंचकर मुझे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दी। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ गए। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, उसकी सिसकियां और स्पष्ट सुनाई देने लगी। सड़क किनारे लगी एक मध्यम स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा था। उसका सर घुटनों पर झुका हुआ था और वो रो रहा था। मैं उसके बिल्कुल पास पहुंच गया, लेकिन उसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। मैं उसके सामने वाली बेंच पर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, भाई साहब, क्या बात है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो उस समय मेरा मन मुझे वहां से लौट जाने की सलाह दे रहा था। रात का सन्नाटा, शमशान घाट का माहौल और उस अजनबी की रहस्यमयी हालत मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। फिर भी न जाने क्यों मैं वहां से उठकर नहीं जा पा रहा था। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से उसके कांधे पर हाथ रखा। मेरे हाथ लगते ही वो चौंक गया और फौरन मेरी तरफ देखने लगा। मैंने घबराते हुए कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। उसने कुछ पल मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर बोला, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी रात को मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मैं तो सिगरेट लेने जा रहा था, लेकिन जब मैंने आपके रोने की आवाज़ सुनी तो मेरे कदम अपने आप आपकी तरफ चले आए। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके दुख की वजह जान सकता हूँ? शायद मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूँ। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाई
मेरी कहानी सुनकर आपको क्या मिलेगा? आप अपना रास्ता पकड़िए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, कहानी मत बताइए, कम से कम अपना नाम ही बता दीजिए। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, नाम? सच कहूँ तो अब मुझे खुद नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। उसकी ये बात सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। अब तो मैं ठान चुका था कि उसकी कहानी जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस सिगरेट की तलब मुझे घर से बाहर खींच लाई थी, उसका ख्याल कब का मेरे दिमाग से निकल चुका था। तभी उसने मेरी तरफ ऐसी तीखी नज़र से देखा कि इस कड़ाके की ठंड में भी मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दृढ़ आवाज में कहा, कुछ भी हो जाए, मैं आपकी कहानी सुने बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। उसने अपने फटे हुए कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और सिगरेट का एक पैकेट निकालकर एक सिगरेट मुझे थमा दी, जबकि दूसरी खुद जला ली। मैंने भी सिगरेट ले ली। जिस सिगरेट की तलब मुझे घर से बाहर खींच लाई थी, वो अब धीरे धीरे शांत होने लगी। वो खामोशी से सिगरेट के कस लगाता रहा और कहीं खोया हुआ सा दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, भाई तुम कौन हो और इतनी रात को तुम्हें अचानक दूसरों के दुख दर्द की इतनी चिंता क्यों होने लगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकते हैं, बाहर बहुत ठंड है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से में बोला, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उसने सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो सिगरेट पियो और अपने रास्ते निकल जाओ। कुछ पल के लिए वहां फिर सन्नाटा छा गया। केवल ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोला, मुझसे बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा, उस सिगरेट के कस लगाता रहा। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, 2 दिन बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मैंने हैरानी से पूछा, सच? वो बोला, मैं जो कहता हूँ उसे निभाता हूँ। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है मेरे अजनबी दोस्त? अब उसके बोलने का अंदाज पहले से काफी बदल चुका था। उसकी आवाज में कठोरता की जगह अपनापन आ गया था। उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, अच्छा अब तो अपना नाम बता दो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप अपना नाम नहीं बताएंगे मैं भी अपना नाम नहीं बताऊंगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यकीन मानो दोस्त, अब तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है। हाँ, लोग मुझे कालू कालू कहकर बुलाते थे। मैंने हंसते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तो हम दोस्त बनी गए हैं। ये कहकर मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने भी मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। इसके बाद मैंने उससे वादा लिया कि वो 2-3 दिन बाद मुझसे दोबारा मिलेगा और अपनी पूरी कहानी सुनाएगा। उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में ये वादा कर लिया। जब मैं वहां से जाने के लिए उठा तो उसने पीछे से आवाज दी, दोस्त अपना नाम तो बताते जाओ। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मेरा नाम सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा नाम है। फिर उसने मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा, आजकल लोग नाम, जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांट देते हैं, जबकि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने भी हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने दोस्त, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम या जाति से नहीं। ये सुनकर उसके चेहरे पर कई दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और मैं अपने घर लौट आया। उस समय सुबह के करीब 5 बज रहे थे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी पत्नी अब भी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपचाप उसके पास जाकर लेट गया। अगले दिन मैं अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गया, लेकिन जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता मेरा मन उसी रहस्यमय इंसान के बारे में सोचने लगता। उसकी आंखों में छिपा दर्द और उसके व्यक्तित्व का रहस्य मुझे बार बार उसकी ओर खींच रहा था। शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी और ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। अगले दिन मुझे अपने उस रहस्यमय दोस्त से मिलने जाना था। दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन शाम होते होते बारिश तो थम गई, मगर ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना दिया था। रात करीब 11 बजे मैंने घर से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपने पत्नी से कहा कि मुझे एक साहित्यिक कार्यक्रम में जाना है।
जो देर रात तक चलेगा, इसलिए वो मेरा इंतज़ार ना करे और आराम से सो जाए। अगले दिन रविवार था, इसलिए मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं गर्म कपड़े पहनकर हेलमेट और दस्ताने लगाकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। लगभग 15 मिनट बाद मैं तय जगह पर पहुंच गया। वो पहले से वहीं खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज उसका मूड पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और दर्द अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अपने वादे के पक्के निकले, आखिरकार आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बार बार मना करने के बावजूद जब मैंने बहुत जोर दिया तो वो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पास के कॉफ़ी हाउस चलने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों शहर के एक पुराने कॉफ़ी हाउस पहुँचे जो पूरी रात खुला रहता था और सुबह होने पर बंद होता था। रास्ते में मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीद लिया था। कॉफ़ी हाउस पहुंचकर हम एक शांत और एकांत कोने की मेज पर आमने सामने बैठ गए। मैंने उसे सिगरेट ऑफर की, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कॉफ़ी आने तक वो धीरे धीरे सिगरेट के कश लगाता रहा, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो भीतर से बहुत बेचैन था। वो बार बार किसी गहरी सोच में खो जाता और फिर अचानक उसकी आंखें भर आती। तभी एकाएक वो फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला। कुछ देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, सुरेश भाई, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आज मुझे अपने दिल का सारा बोझ आपके सामने उतार देना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। ये कहकर वो फिर गहरी सोच में डूब गया। मैंने भी उसे नहीं टोका। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। इस बार मैंने उसे रोने दिया ताकि वर्षों से उसके सीने में दबा दर्द बाहर निकल सके। मैंने एक सिगरेट जलाकर उसकी ओर बढ़ा दी। उसने धीरे धीरे कस लगाए और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, भाई मुझसे एक वादा कर, मेरी कहानी आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग मेरी जिंदगी से सीख ले और मेरी जैसी गलती कभी ना करे। शायद मेरे मरने के बाद कोई मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर दे और मेरी आत्मा को शांति मिले। मैंने उससे वादा कर लिया और कहा, पहले कुछ खा पी लो, फिर आराम से अपनी कहानी सुनाना। लेकिन उसने सर हिलाते हुए कहा, नहीं सुरेश भाई, मेरे पास शायद बहुत कम वक्त है। मैं अभी इसी वक्त आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, आप बस सुनते जाइए। इतना कहकर उसने कॉफ़ी का एक घूंट लिया, कुछ पल खामोश बैठा रहा और फिर अपनी कहानी शुरू की। मेरा असली नाम करण प्रताप है, लेकिन मेरी माँ मुझे प्यार से कालू कहकर बुलाती थी और धीरे धीरे यही नाम मेरे दोस्तों और जान पहचान वालों के बीच मशहूर हो गया। मेरा असली नाम बहुत कम लोग जानते थे। ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मैं सेठ अरविंद प्रताप का इकलौता बेटा हूँ। कभी मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। शहर की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मेरे नाम पर थी। मेरे पिता बहुत बड़े कारोबारी थे। बड़े बड़े नेता, अधिकारी और प्रभावशाली लोग उनसे पहचान रखते थे। पैसा, शोहरत और ताकत सब कुछ हमारे पास था, लेकिन मेरे पिता का चरित्र अच्छा नहीं था। बचपन से मैं अपने घर में अलग अलग औरतों को आते जाते देखता था। मेरी माँ बहुत शांत, संस्कारी और स्वाभिमानी महिला थी। उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी कि कोई भी उन्हें देखकर सम्मान किए बिना नहीं रह सकता था। बाद में मुझे समझ आया कि वो अपने पति की गलत आदतों का दर्द सालों से चुपचाप सह रही थी, लेकिन उसके परिवार को टूटने से बचाने के लिए कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसने एक लंबा कस लिया और गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहना शुरू किया, मेरे पास बचपन से ही हर सुख सुविधा मौजूद थी। मैं एक महंगी स्पोर्ट कार से स्कूल जाता था। मैं शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, जहाँ ज़्यादातर अमीर घरों के लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे। पढ़ाई से ज़्यादा हमारा ध्यान मौज मस्ती और दिखावे पर रहता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर घमंड और गलत आदतें बढ़ती चली गई। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। वो मासूम थी, लेकिन मेरी दौलत और शान व शौकत से प्रभावित हो गई। मैंने भी अपने पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करके उसे अपने करीब कर लिया। धीरे धीरे हम दोनों एक रिश्ते में आ गए, लेकिन सच कहूँ तो उस रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि मेरी स्वार्थी सोच और गलत इरादे ज़्यादा थे। एक रात मैंने नशे और घमंड में ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस घटना के बाद भी वो मुझसे जुड़ी रही, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती थी या मुझसे सच्चा प्रेम करती थी।
लेकिन मैं उसके प्यार और भरोसे की कदर नहीं कर सका। समय बीतता गया और मेरा मन उससे उचटने लगा। मैं दूसरी लड़कियों के पीछे भागने लगा और अपनी रंगीन दुनिया में खो गया। उस समय मुझे सिर्फ अपनी खुशियां दिखाई देती थी, किसी और की भावनाएं या दर्द नहीं। उसने कुछ पल खामोश रहकर सिगरेट का एक लंबा कस लिया और बोला, मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपनी हर अय्याशी पूरी कर सकता था। मेरे आसपास ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ मेरे पैसे की वजह से मेरे साथ रहते थे। धीरे धीरे मैं घमंड और बुरी संगत में इतना डूब गया कि मुझे सही और गलत का फर्क ही समझ नहीं आता था। लेकिन मेरी जिंदगी की असली बर्बादी एक मासूम लड़की की बद्दुआ से शुरू हुई। ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, एक दिन मैं अपने ऑफिस में अपनी नई पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू ले रहा था। कई उम्मीदवार आ चुके थे लेकिन कोई भी मुझे योग्य नहीं लगा। मैं इंटरव्यू खत्म करने ही वाला था कि मेरे सहायक ने इंटरकॉम पर बताया कि एक लड़की बाहर बैठी है और वो बहुत आग्रह कर रही है कि उसे भी एक मौका दिया जाए। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार अनुरोध करने पर मैंने उसे अंदर बुला लिया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला। जब वो कमरे में आई तो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पहनावे में सादगी थी और आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बहुत विनम्रता से अपनी फाइल मेरे सामने रख दी और सर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा था, लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत में कुछ ऐसा था जिसने पहली ही नज़र में मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास गया तो वो घबरा गई और उसके हाथ पांव कांपने लगे। मैंने सामान्य व्यवहार करते हुए उसे आश्वासन दिया और सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। जब वो बैठी तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में नमी थी। वो बेहद मासूम, सीधी सादी और परेशान लग रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपने सहायक को इंटरकॉम पर बुलाया और कहा कि उसकी फाइल लेकर उसका नियुक्ति पत्र तैयार कर दिया जाए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई देने लगी। वो बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कितनी तनख्वाह की उम्मीद कर रही हैं? उसने झिझकते हुए कहा, सर, जो भी आप उचित समझे, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, आपको 50,000 रुपये महीने वेतन मिलेगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ पलों के लिए हैरान रह गई। उसका मुंह खोला का खुला रह गया। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी नौकरी इतनी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उस समय मेरे मन में जो चल रहा था वो उतना साफ और नेक नहीं था जितना मैं बाहर से दिखा रहा था। कुछ देर बाद उसे नियुक्ति पत्र और 1 महीने का एडवांस्ड वेतन दे दिया गया। वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। मैंने उसे घर छोड़ने की पेशकश भी की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसे जाते हुए देखकर मैंने मन ही मन सोचा कि अब वो रोज मेरे सामने होगी और मुझे किसी तरह की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी। इतने में वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया, जिससे हमारी बातचीत कुछ देर के लिए रुक गई। उसके जाने के बाद करण ने फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने बताया, करीब 15 दिनों तक वो रोज ऑफिस आती रही। वो चुपचाप अपना काम करती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और शाम 5 बजते ही घर चली जाती। मैं भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था ताकि उसका भरोसा जीत सकूं। धीरे धीरे वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसे मुझ पर विश्वास होने लगा। कभी कभी वो अपने घर की परेशानियों के बारे में भी मुझे बताने लगी। मैं एक हमदर्द की तरह उसकी बातें सुनता और उसे दिलासा देता। उसे लगता था कि मैं उसका शुभचिंतक हूँ। उसने भारी आवाज़ में आगे कहा, करीब 2 महीने बाद वो मुझसे काफ़ी खुलकर बात करने लगी थी और मेरी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मैं उस भरोसे के लायक नहीं था। एक दिन मैंने काम का बहाना बनाकर उसे ऑफिस में देर तक रोक लिया। धीरे धीरे रात हो गई और उसे समय का पता भी न चला। जब उसने घड़ी देखी तो घबरा गई और मेरे पास आकर बोली, सर, बहुत देर हो गई है, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये कहकर मैंने उसको अपनी मजबूत बाहों की गिरफ्त में ले लिया। उसने बहुत कोशिश की, मगर उसका बचना बहुत मुश्किल था। वो चिल्लाई, रोई, भगवान का वास्ता दिया, मगर अब मैं उसकी कहाँ सुनने वाला था। मुझ पर तो शैतान का भूत सवार हो चुका था और मैंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये काम खत्म करके मैंने उसको बहुत तसल्ली भी दी थी। आज जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि उसी पल मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी और अपने भविष्य दोनों को अंधेरे में धकेल दिया था। करण की आंखें नम हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो रोती रही।
मुझसे विनती करती रही, मुझे मेरे संस्कारों और इंसानियत की याद दिलाती रही। लेकिन उस समय मेरे अंदर का घमंड और स्वार्थ इतना बढ़ चुका था कि मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसके भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। ये कहते हुए वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जब सब कुछ खत्म हो गया तब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लगातार रोए जा रही थी। मैंने ड्राइवर को बुलाया और उसे घर छोड़ आने के लिए कहा। जाते जाते उसने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, ऊपर वाला सब देख रहा है। जिस दर्द से आज मैं गुजर रही हूँ उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। न तुम्हें वैवाहिक सुख मिलेगा और न ही बच्चों का सुख। उस समय मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद उसने ऑफिस आना बंद कर दिया। मैं भी अपनी रंगीन दुनिया में वापस लौट गया और उसे भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन न जाने क्यों जब भी मैं अकेला होता उसका रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उसे अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन मैंने उसकी फाइल से उसका पता निकाला और उसे खोजने उसके घर पहुंच गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। मैंने बहुत तलाश की, कई लोगों से पूछा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। इसी बीच मेरी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आ गया। मेरे पिता एक बड़े कानूनी मामले में फंस गए और उन्हें जेल की सजा हो गई। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सके। पिता के जेल जाने के बाद पूरे कारोबार और परिवार की जिम्मेदारी अचानक मेरे कांधों पर आ गई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त और रिश्तेदार लगातार मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हुए थे, जबकि सच कहूँ तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पिता के जेल जाने के बाद भी हमारा कारोबार अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं घर बसा लूँ। आखिरकार उनके जोर देने पर मैंने शादी कर ली। इतना कहते ही करण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक सर झुकाकर रोता रहा। मैंने उसे संभाला और पूछा, फिर क्या हुआ? उसने भारी आवाज में कहा, भाई, मेरी शादी ही मेरी सबसे बड़ी बर्बादी बन गई। पहली रात अचानक मुझे ऐसी अजीब और असहनीय तकलीफ होने लगी कि मैं पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह होते होते मेरी पत्नी डर गई और कुछ दिनों बाद वो अपने मायके चली गई। रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सका और आखिरकार हम अलग हो गए। वो एक पल रुका और फिर बोला, मैंने सोचा शायद ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जब दूसरी शादी हुई तो वही सब दोबारा हुआ। फिर तीसरी शादी में भी और चौथी शादी में भी हर बार मेरे साथ कुछ ऐसा होता कि मेरा वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही टूट जाता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। मैंने देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई भी मेरी समस्या की असली वजह नहीं समझ पाया। और अब तो हालत ये है कि जो पीड़ा पहले सिर्फ शादी के समय होती थी वो हर समय मेरा पीछा करती है। दिन हो या रात मुझे चैन नहीं मिलता। शायद दुनिया इसे बीमारी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये उस बेबस लड़की के टूटे हुए दिल की आह है। मैंने उसके भरोसे को तोड़ा था और आज उसी की बद्दुआ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं अब तो मौत की दुआ भी करता हूँ, लेकिन लगता है वो भी मुझसे रूठ गई है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते? वो कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जहाँ मैंने इलाज की कोशिश ना की हो, लेकिन भाई, जब ऊपर वाला ही नाराज हो जाए तो इंसान कहीं भी जाकर नहीं बच सकता। फिर मैंने उसे सलाह दी, तुम उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें दिल से माफ़ कर दे तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाए और तुम्हें सुकून मिल जाए। उसने उदास होकर कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुनकर मैं भी खामोश हो गया, क्योंकि अब मेरे पास उसे देने के लिए सिर्फ तसल्ली के शब्द थे। रात का आखिरी पहर था और कॉफ़ी हाउस बंद होने वाला था, इसलिए मैंने उसे टूटे दिल के साथ वहाँ से रुखसत किया। अगले दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त था तो अचानक टीवी पर एक खबर चली कि सेठ अरविंद प्रताप के बेटे करण प्रताप ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनते ही मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया। मैं तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके घर की ओर भागा। हालांकि उसने मुझे अपना पता बताया था, फिर भी मन बेचैन था और मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन दोपहर के समय उसका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे माहौल में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग खामोश खड़े थे, लेकिन हर किसी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और सवाल था। कुछ लोगों ने उसके कर्मों को लेकर दूरी बना ली थी और माहौल इतना बोझिल था कि किसी के भी मुंह से ज्यादा शब्द नहीं निकल रहे थे।
अंत में शमशान घाट में विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया गया। मैं भी वहां मौजूद था और सब कुछ देखकर स्तब्ध था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान कुछ दिन पहले मेरे सामने बैठकर अपनी पूरी कहानी सुना रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि काश उस बेबस लड़की को ढूंढकर उससे माफ़ी मंगवा पाता। शायद तब उसकी ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। मेरा अजनबी दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था। उस दिन मुझे ये गहराई से समझ आ गया कि इंसान के कर्म ही उसके जीवन का असली हिसाब होते हैं और किसी मजबूर का दिल दुखाना सबसे बड़ी गलती होती है, जिसका परिणाम देर सवेर हर किसी को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दर्द भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।